Good morning, students. How are you? Yes, beta. We have started our new chapter, that is body fluid and circulation. We have completed body fluids, especially the RBC. Okay, we have completed the RBC. Now from the next blood cell, that is known as WBC. तो WBC से हम अपना लेक्चर कंटिन्यूशन के अंदर रखते हैं. Yes, ब्लड का फ्लूइड जो है या फिर दूसरे जितने भी फ्लूइड आपने पढ़े थे बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं, दैट वन इज कंप्लीटेड. ब्लड हमने स्टार्ट कर दिया था, आरबीसी इज कंप्लीटेड एंड द नेक्स्ट इज द डब्ल्यूबीसी विच इज नोन एज व्हाइट ब्लड सेल. यस बेटा, डब्ल्यूबीसी जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको? ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट. ओके, सो व्हाइट ब्लड सेल जिसका मेन फंक्शन क्या है, आपकी बॉडी को डिफेंस या इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना. डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो किसका पाया जाता है? व्हाइट ब्लड सेल का. यस, अब हम बात करते हैं इसकी नंबर की. तो प्लीज रिमेंबर, जितना अमाउंट आपने आरबीसी में पढ़ा था 5 to 5.5 बिलियन मिलीमीटर क्यूब, उसका 1% क्या है? WBC. दैट इज 6,000 to 8,000 मिलीमीटर क्यूब. ये क्या है? अमाउंट है किसका? WBC का. तो अगर हम इनको रेशियो वाइज निकालते हैं, WBC को और RBC को, तो कितना आता है ये? दैट इज 1:99. सो प्लीज रिमेंबर, ये आपके रेड ब्लड सेल का सिर्फ और सिर्फ 1% है. यस, these cells are nucleated सेल. सबसे इंपॉर्टेंट, आरबीसी में मैच्योर होने के बाद में न्यूक्लियस नहीं रहता, हीमोग्लोबिन सिर्फ कैरी करता है ऑक्सीजन. ये जो सेल्स हैं इनके पास में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है. बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट दे आर कलरलेस. ओके, सो दीज आर कलरलेस सेल. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, ये मूवमेंट शो करता है. कौन सा मूवमेंट शो करता है? एमोइबॉइड मूवमेंट. तो WBC हैव एमोइबॉइड मूवमेंट. क्लियर? अब ये जो एमोइबॉइड मूवमेंट है ये किस तरह से हेल्प करता है WBC की? फॉर एग्जांपल, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है ना? ये क्या है बेटा? दिस इज ब्लड वेसल. अब इस ब्लड वेसल में से अंदर कौन घूम रहा है? WBC, न्यूक्लिएटेड सेल है. ये WBC, ये न्यूक्लिएटेड सेल है. इस WBC के अंदर क्या है? एमोइबॉइड मूवमेंट है. तो ये क्या करेगा? इसमें से स्क्वीज होकर इस तरह से स्क्वीज हुआ और थोड़ी देर बाद में क्या आ जाएगा? बाहर भी आ जाएगा. यानी कि ये अगर ब्लड वेसल में प्रेजेंट है तभी भी कैपेसिटी है इनकी कि ये ब्लड वेसल से क्या आ गए? बाहर आ गए. इस तरह का मूवमेंट जिससे ब्लड वेसल से ये बाहर आ रहा है. आरबीसी कभी भी बाहर नहीं आ पाते. इट मींस दे आर स्मॉल इन साइज, दे न्यूक्लिएटेड एज वेल एज स्मॉल इन साइज. ये इतने छोटे हैं कि ये अपने आप एमोइबॉइड मूवमेंट करके इस ब्लड वेसल से क्या हो गए? बाहर की साइड में आ गए. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ब्लड वेसल के बाहर जो टिश्यू फ्लूइड था, उस टिश्यू फ्लूइड के अंदर कौन आ गया? WBC. सो इट इज क्लियर, WBC इज प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड ऑल्सो. RBC नहीं होगा, लेकिन टिश्यू फ्लूइड के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? WBC मिल जाएगा. तो ये जो मूवमेंट है WBC का, एमोइबॉइड मूवमेंट, इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज डायपिडेसिस. डायपिडेसिस इज amoeboid movement of RBC of WBC to escape from blood vessel. क्लियर? तो ब्लड वेसल से बाहर निकलने का जो तरीका है वो कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है? दैट इज डायपिडेसिस. इसी को हम क्या कहते हैं? डायपिडेसिस. लेकिन अगर आरबीसी होता तो आरबीसी की क्या कैपेसिटी है? आरबीसी क्लॉट होता है.
क्यों होता है आरबीसी क्लॉट? इसके पीछे भी रीजन है बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है, इसके अंदर अगर आप आरबीसी रखोगे तो आरबीसी कैसे हो जाएंगे? स्टैक की तरह क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखो आरबीसी कैसे करेगा? स्टैक की तरह, इस तरह से। यानी कि आप ये देखोगे कि आरबीसी जो है, जो बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था, वो आपको इस तरह से कॉइन पिलर की तरह क्या होगा? नजर आएगा। ये जो कॉइन पिलर है दैट इज नोन एज रूलेक्स। दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं हम इसको? दैट इज नोन एज रूलेक्स। इसका नाम तो कैसे लिखते हैं अपन? राउलेक्स, ठीक है ना? ROU आता है, ये यू है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा? रूले। सो दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन आरबीसी। आरबीसी इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे एक कॉइन स्टैक की तरह। जैसे कॉइन का पिलर नहीं होता, कॉइन पिलर की तरह, उसी को हमने क्या कहा है? रूलेक्स। ये पावर नहीं होती किसके अंदर? WBC के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है? कलरलेस। अब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, आपको दिखेगी नहीं, ठीक है, बिकॉज दे आर कलरलेस, दे आर न्यूक्लिएटेड, लेकिन आपको माइक्रोस्कोप में आरबीसी नजर नहीं आएंगे। अब आप क्या करते हैं हम इसके लिए, क्योंकि ये न्यूक्लिएटेड है और साथ में ये माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप में क्या है? नॉट विजिबल, तो हम इसको क्या कर देते हैं बेटा? हम इसको कर देते हैं स्टेन। क्या करेंगे हम इसको? स्टेन करेंगे। किसको स्टेन करेंगे? हमने किसको स्टेन करा? WBC को। तो कुछ WBC क्या करते हैं? स्टेन लेते हैं, ठीक है ना? अलग अलग तरह की स्टेन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो कुछ स्टेन कैसे लेंगे? दैट इज एसिडिक इन नेचर। अगर कोई एसिड स्टेन ले रहा है, एसिड स्टेन, तो आप उसको क्या कहोगे कि भाई ये क्या हो गया? एसिडोफिल। हमने उसको क्या कह दिया? एसिडोफिल, ठीक है। अगर कोई बेसिक स्टेन ले रहा है, ठीक है, सपोज करो किसी ने क्या लिया? बेसिक स्टेन, तो अगर कोई बेसिक स्टेन लेगा तो हम उसको क्या कह देंगे कि ये कैसा हो गया? बेसिडोफिल। क्लियर? हमने उसको क्या कहा? बेसिडोफिल। और अगर किसी ने दोनों तरह की स्टेन ले ली, एसिड और बेसिक, तो हम उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रोफिल। क्या कह रहे हैं हम उसको? न्यूट्रोफिल। तो यही नाम जो है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब क्या है? WBC की डिफरेंट टाइप है। टेक बोथ स्टेन्स, एसिड प्लस बेस। कौन ले रहा है? न्यूट्रोफिल। क्लियर? तो सिर्फ स्टेनिंग के बेसिस पर हमने क्या कर दिया? 3 तरह की स्टेन ले ली। स्टेन के बेसिस पर 3 तरह के हमारे क्या हो गए? WBC। एसिड वाले एसिडोफिल, बेसिक वाले बेसिडोफिल, और जो दोनों तरह की स्टेन ले लें दैट इज न्यूट्रोफिल। तो अब हम WBC को डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। क्लियर? सो आप प्लीज इस स्लाइड में सिर्फ इतना ध्यान रखें कि WBC एक मूवमेंट शो कर रहा है, दैट इज नोन एज द डायबिटेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द अमोइबॉइड मूवमेंट। दे आर कलरलेस, दे हैव न्यूक्लियस, दे हैव क्या कहते हैं, टेक डिफरेंट स्टेन, एसिड, बेस and neutral, that is both the stain, and the number is very less, 6000 to 8000 millimeter cube. Yes. Now, yes, different type of white blood corpuscles. तो हम सबसे पहले white blood corpuscles को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे on the basis of granules. Yes. So they are of 2 type. सबसे पहले that is granulocyte. क्या कहा आपने इनको? granulocyte. और दूसरे कौन से हैं? दैट इज ए ग्रेनुलोसाइट। नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर क्या होंगे? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, एंड व्हाट हैपन हियर? दैट इज ग्रेन्यूल्स एब्सेंट. ओके, सो ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट हियर. ग्रेन्यूल्स absent. Second difference, they have
lobed nucleus. Please remember, they have lobed nucleus. Nucleus यहां पर हमेशा क्या होगा? lobed. Nucleus is not lobed in case of a granulocyte. Now they are further divided. Okay, so there is further division into 3 types, and a granulocyte is further divided into 2 types. Clear बेटा? हाँ जी, सबसे पहले हम लेंगे that is eosinophil, ठीक है, and next is the basophil, and the next is neutrophil. क्लियर? तो नेक्स्ट आपने क्या लिया है? न्यूट्रोफिल. तो पहला इयोसिनोफिल, दूसरा बेसिडोफिल, तीसरा न्यूट्रोफिल. अब हम ए ग्रेनुलोसाइट्स लेंगे और वो भी 2 टाइप के. पहला मोनोसाइट. क्लियर? नेक्स्ट इज द lymphocyte. ओके, हाँ जी, ये आपके 5 डिफरेंट टाइप क्या है? दैट इज क्या है? WBC. ओके, अब आप ये देखिए, अगर मैं कहूं मोस्ट अबेंडेंट, पहला क्वेश्चन, मोस्ट अबेंडेंट WBC प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज, सबसे ज्यादा कौन है? दैट इज न्यूट्रोफिल. मोस्ट अबेंडेंट कितना परसेंट है बेटा? दैट इज 60 to 65%. डेटा वही जो एनसीईआरटी में, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं. यस, सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड मोस्ट अबेंडेंट WBC, ये भी क्वेश्चन आता है बेटा. यस, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट WBC इज lymphocyte. दैट इज सेकंड मोस्ट अबेंडेंट WBC. ओके, अब आप देखिए कितना परसेंट? दैट इज 20 to 25%. अब आप देखिए, इसको आपने कितना बताया? 60 to 65%. ये कितना आया? 20 to 25%. तो लार्जेस्ट अमाउंट में कौन आ रहा है? न्यूट्रोफिल. सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट में कौन आ रहा है? लिम्फोसाइट. बाकी की परसेंटेज अपन देख लेते हैं. यस, इयोसिनोफिल का परसेंटेज कितना होता है? 2 to 3%. बेसोफिल, ठीक है ना, तो बेसोफिल इज ओनली 0.5 to 1%. प्लीज रिमेंबर, मोनोसाइट का डेटा नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है ना. सब जगह हम कह जरूर देते हैं 2 to 10%, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट गिवन. ये नहीं दे रखा है, इसलिए आप इसकी तरफ ज्यादा कंसिडर ना करें, ठीक है ना. सो सेकंड थिंग, विच इज द लार्जेस्ट वन. अभी तक तो हमने एबेंडेंसी की बात करी. अगर आपसे कोई पूछता है कि WBC में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो लार्जेस्ट सेल इज nothing but one and only, that is monocyte. This is the largest cell. Which one? Monocyte. Please remember, सबसे बड़ा WBC कौन है? और वो WBC है आपका कौन? मोनोसाइट. यस, अब हम थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिकॉज 2000 क्या कहते हैं 13 में एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर डिफरेंट, और ये स्ट्रक्चर पूरा एज सच आपके उसमें एनसीईआरटी में भी गिवन है. तो प्लीज कंसिडर और फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट WBC. तो सबसे पहले हम इनको बना लेते हैं राउंड सर्कल्स में, ठीक है. यस, ये सबसे बड़ा था,
हमने बोल तो दिया इसको बड़ा, लेकिन हम इसको बना नहीं पाए बड़ा, तो ये हो जाएगा नाराज, और इसको हम कर देते हैं खुश बड़ा बना के। ओके बेटा, हाँ जी। तो सबसे पहले इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसके अंदर क्या से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कोर्स ग्रेन्यूल्स, यानी कि बहुत मोटे मोटे दाने आपको इस तरह के सेल के अंदर मिलेंगे। These are what? Coarse granule। अगर आप बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो किस तरह का न्यूक्लियस स्ट्रक्चर आपको इओसिनोफिल के अंदर मिलेगा? दैट इज द बाइलोब्ड न्यूक्लियस। प्लीज रिमेंबर, बस आपको टेलीफोन की घंटी जो पहले यूज में लेते थे अपन, उस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो ये क्या हो गया बेटा? दिस इज व्हाट? दिस इज बाइलोब्ड न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर इसका डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस वन इज बाइलोब्ड न्यूक्लियस। यस, नेक्स्ट इज द बेसोफिल। बेसोफिल, बेसिडोफिल। बेसिडोफिल के अंदर स्पेशली आपको दिखना है, इसको बेसिडोफिल लिख रखा है, इसको आप बेसोफिल भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा सही कर देना प्लीज। दैट इज बेसोफिल। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसोफिल। ओके, हाँ जी। अब आप देखिए इसका न्यूक्लियस कैसा है। वैसे तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, कई बुक्स में लिख रखा है एस शेप, कई में लिख रखा है ट्राइलोब्ड, ओके, और कई में लिख रखा है इंडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। तो प्लीज रिमेंबर, हम इसको क्या बना रहे हैं? एस शेप न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है ना? तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका? एस शेप। या आप ये कहोगे, देखोगे इसके अंदर कि ये जो न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा? इनडिस्टिंक्ट होगा, ठीक है ना? न्यूक्लियस कैसा है इसमें? प्लीज रिमेंबर, इसका जो न्यूक्लियस जो है वो कैसा नजर आएगा आपको? इनडिस्टिंक्ट, ठीक है? तो इसके अंदर ये आपको बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है। कई बुक्स में इसको ट्राइलोब, मैं आपको इसको बता देती हूँ, ये बेसिकली क्या है? इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्लियर नहीं है। और या फिर ये कैसा होगा आपको, जैसे मैंने आपको दोनों बना दिया है, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा। ये कैसा नजर आएगा आपको? एस शेप। इसको थोड़ा सा सही कर देना, इसको क्लियरिटी नहीं रहती, ठीक है ना? ये मैं इसको ब्लैक में बना देती हूँ, ये इस तरह से, ये, ठीक है? तो ये एस शेप क्या हो जाएगा? आपका न्यूक्लियस बन जाएगा किसके अंदर? बेसोफिल के अंदर। तो ये न्यूक्लियस क्या है? इनडिस्टिंक्ट होगा, और दूसरा एस शेप न्यूक्लियस, ओके। और इसके जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो कैसे ग्रेन्यूल्स हैं? दैट इज कोर्स ग्रेन्यूल। क्लियर? तो प्लीज रिमेंबर, ये न्यूक्लियस या तो आप इसको इसकी तरह काउंट ना करेंगे, ये बाइलोब्ड है, लेकिन यहां पर आपको एस शेप का स्ट्रक्चर नजर आएगा। या फिर आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस इसमें क्या है? इनडिस्टिंक्ट है, जिसमें आपको क्लियर न्यूक्लियस नजर नहीं आए, उस सेल को हम बेसोफिल सेल्स कह सकते हैं। हियर द न्यूक्लियस आर मल्टीलोब्ड इन केस ऑफ न्यूट्रोफिल, ठीक है ना? तो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा इसके अंदर? मल्टीलोब्ड। तो ये कैसा न्यूक्लियस हो गया? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस आपको नजर आएगा किसके अंदर? दैट इज इन न्यूट्रोफिल। एंड द इंपॉर्टेंट फीचर हियर इज द व्हाट? हियर द ग्रेन्यूल्स आर फाइन। कैसे ग्रेन्यूल्स हैं बेटा इसके अंदर? बहुत ही फाइन ग्रेन्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, बिल्कुल फाइन ग्रेन्यूल्स। देखो आप उसके अंदर कितने कोर्स ग्रेन्यूल्स हैं। ये कैसे ग्रेन्यूल्स हैं? फाइन ग्रेन्यूल्स प्लस मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। क्लियर? यस। अगर आप मोनोसाइट देखते हैं
तो मोनोसाइट के अंदर आपको न्यूक्लियस कैसा नजर आएगा, बीन शेप। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, दैट इज ये रहा, इस तरह का बीन शेप स्ट्रक्चर न्यूक्लियस आपको किसके अंदर नजर आ रहा है, दैट इज इन मोनोसाइट। यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर आपको कोई भी ग्रेन्यूल्स नजर नहीं आएंगे। सो दिस इज बीन शेप, बीन शेप न्यूक्लियस। ओके, अब आते हैं हम सबसे जो क्या कहते हैं सेकेंड अबेंडेंट जो है उसके अंदर। यहां पर देखिए आप न्यूक्लियस कैसा है, दैट इज इन सेंटर एंड राउंड इन शेप। कैसा होगा बेटा ये, दैट इज राउंड शेप। तो न्यूक्लियस हियर इज द राउंड न्यूक्लियस। तो अगर आप मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर से इसको देखना चाहते हैं और देखने के बाद अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो दे आर 5 टाइप। इसको देख के आप पहचान जाएंगे बाइलोब, इसको देख के पहचान जाएंगे आपकी एस शेप है और इंडिस्टिंक्ट है, मल्टीलोब, न्यूट्रोफिल एंड बीन शेप, मोनोसाइट एंड राउंड सर्कुलर लिम्फोसाइट। ये सब इसके फंक्शंस बाकी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हम लेंगे इन तीनों के अंदर, बिकॉज इनके अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, डिफरेंट डाई लेते हैं। यहाँ पर आपको मालूम होगा आपने इयोसिनोफिल लिया है, इट मीन्स ये कौन सी डाई ले रहा है बेटा, एसिडिक डाई। ये जो ग्रेन्यूल्स स्टेन हुए हैं इन्होंने कौन सी डाई ली है, एसिडिक। ये जो ग्रेन्यूल्स स्टेन हुए हैं इन्होंने कौन सी डाई ली है, बेसिक डाई। और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं दोनों तरह के हैं, कौन सी डाई इन्होंने ली है, एसिड प्लस कुछ कैसे हैं, बेसिक। तो एसिड और बेसिक क्या है, स्टेन है बेटा। स्टेन मतलब कलर, क्योंकि इनके अंदर कलर पिगमेंट एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन इनके अंदर नहीं है, तो ये स्टेन लेंगे। और वो स्टेन जो एसिडिक नेचर की होगी, यानी कि जिसके अंदर एसिडिक कंटेंट है, वो ये ग्रेन्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे। जो बेसिक स्टेन होगी वो ये ग्रेन्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे। और यहाँ पर इसके ग्रेन्यूल्स एसिड और बेस दोनों ही स्टेन जो है लेंगे, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, न्यूट्रोफिल। अब हम आ जाते हैं किनके, फंक्शंस के ऊपर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फंक्शन किसका है, इयोसिनोफिल का। तो प्लीज रिमेंबर इयोसिनोफिल क्या काम करेगा। इयोसिनोफिल का स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, ये क्या काम करता है, इसका मेजर फंक्शन क्या है इयोसिनोफिल का। तो प्लीज रिमेंबर इयोसिनोफिल आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, जब भी कोई पैरासाइट आ जाता है, ठीक है ना, कोई भी पैरासाइटिक इंफेक्शन में इसका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये पैरासाइट के ऊपर क्या सिक्रीट करेगा, लाइसोजाइम। ये पैरासाइट की वॉल पर क्या सिक्रीट कर रहा है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आपको मालूम होगा आपकी टेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, आपके माउथ के सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। सपोज करो ये वॉर्म है, ठीक है ना, मैं ये एक वॉर्म बना देती हूँ, ये एस्केरिस वॉर्म आपके स्टोमक में है। अब इसने क्या करा, सिक्रीट करा, क्या सिक्रीट करा, दैट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इसको क्या कर रहा है, यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ये लाइसोजाइम जो इसको क्या करेंगे, ब्रेक। तो अल्टीमेटली ये पैरासाइटिक इंफेक्शन को क्या करेगा, कंट्रोल में कर रहा है। तो मेन फंक्शन इसका क्या है, ये आपकी बॉडी से पैरासाइटिक इंफेक्शन को निकालेगा। क्लियर। अब आता है आपका बेसोफिल। बेसोफिल क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये क्या करता है, जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना, कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस जो होंगे, उस एलर्जिक रिएक्शन के पीछे रीजन जो होता है वो इसके सिक्रीशन को, ये जो आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये सिक्रीशन बॉडी के अंदर जब आ जाता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन यानी कि इंफ्लामेटरी रिएक्शंस को क्या करती है, स्टार्ट कर देती है। कैसे, इंफ्लामेटरी रिएक्शन। और इन्फ्लामेशन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, घाव यानी कि सूजन हो गई है, रेडनेस आ गई है, या फिर क्या कहते हैं वहां पर जलन हो रही है, पेन हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द इन्फ्लामेशन रिएक्शन। अब ये इन्फ्लामेशन रिएक्शन बेसिकली होता कैसे है, तो यहाँ पर ये सिक्रीशन करते हैं। पहला सिक्रीशन क्या करेगा ये, दैट इज नोन एज सेरोटोनिन। क्या करता है ये, सेरोटोनिन।
सेरोटोनिन। दूसरा सिक्रीशन ये क्या करता है, दैट इज हिस्टामाइन। सबसे बड़ा कारण एलर्जी के रिएक्शन का, दैट इज द हिस्टामाइन। तीसरा रिएक्शन ये क्या करेगा, एक और काम करता है, ये हेपेरिन का भी प्रोडक्शन करता है। अब आप देखो इन तीनों में से क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहला मैंने कहा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन बेसिकली है क्या, सीरोटोनिन, ठीक है ना। अपन कहते हैं किसी का मुंह सूज गया, मुंह बंद हो जाता है, तो दैट इज वैसो कंस्ट्रिक्टर, कंस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है वेसल्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, यानी कि आपकी जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। सपोज करो उसका डायमीटर इतना है, ये उसका डायमीटर को इतना कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया, इसने कंस्ट्रिक्शन कर दिया, किसमें, दैट इज सेरोटोनिन ने। दूसरा जो है दैट इज हिस्टामाइन। हिस्टामाइन इसका अपोजिट फंक्शन करता है। वो क्या फंक्शन करेगा, वो क्या करेगा, वैसोडाइलेटर। क्या काम कर रहा है ये, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर मींस अगर सपोज करो ये एक कंस्ट्रिक्ट वेसल है, इसके वेसल्स को डायलेट करने का काम किसने करा है, दैट इज वैसोडाइलेटर। ये कंस्ट्रिक्ट थी, इस कंस्ट्रिक्ट को डायलेट कर दिया। यानी कि जब भी इन्फ्लामेशन रिएक्शन होते हैं तो वहां पर ज्यादा ब्लड चाहिए होता है, उस समय कौन काम कर रहा है, आपका हिस्टामाइन जो है वो क्या करेगा, वैसोडाइलेटर का फंक्शन करेगा और वहां पर ज्यादा ब्लड सप्लाई कर देगा ताकि पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना करे। तीसरा जो है हेपेरिन, और हेपेरिन क्या है आप सबको मालूम होगा, दैट इज एंटीकोगुलेंट। व्हाट इज हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट। तो आपकी बॉडी के अंदर कभी भी ब्लड जो है वो कोगुलेट नहीं होगा, उसका थ्रोम्बोसिस, उसका थक्का नहीं जमेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी में क्या है, हेपेरिन। तो इन्फ्लामेशन रिएक्शन जब ये करता है तो सपोज करो यहां पर कोई पैथोजन आ गया, ये पैथोजन आ गया, ठीक है। इस पैथोजन के पास में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना है शुरुआत में। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी आएंगे और इसको क्या कर देंगे, इकट्ठा करके यहाँ पर डब्ल्यूबीसी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से इस पैथोजन को लोकलाइज करके यहीं खत्म कर दिया जाए। क्या होना चाहिए, डायलेशन, ब्लड वेसल्स का डायलेट होगा तभी तो ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। कौन काम करेगा, हिस्टामाइन। ज्यादा ब्लड यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, और डब्ल्यूबीसी तो डायबिटिस मूवमेंट कर करके यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, स्वेलिंग। व्हाट इज दिस, इन्फ्लामेशन रिएक्शन। काम हो गया भाई, पूरा हो गया। वहां पर आसपास न्यूट्रोफिल वगैरह जो है इकट्ठे हो गए, उन्होंने मार दिया उसको, सब कुछ कर दिया। नॉर्मल भी करना है, कौन काम करेगा, सेरोटोनिन वापस क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इन्फ्लामेशन रिएक्शन इस तरह से क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे। ये सारा काम किसने करा, मिस्टर बेसोफिल ने करा। बेसोफिल का परसेंटेज कितना है, 0.5 to 1%। ये इतना ही रहे तो ठीक है, अगर इसका अमाउंट बढ़ा एलर्जिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एलर्जिक रिएक्शन क्या हो गई, स्टार्ट। क्लियर। अब आप देखिए इओसिनोफिल आपने पढ़ लिया, ये लाइसोजाइम के थ्रू क्या करता है, किल करता है। ये क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू क्या करेगा, किल। अब नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल जो है बेसिकली कैसे फंक्शन करेगा, क्या काम करेगा न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। सबसे पहले जाकर वहां पर अपनी अटेंडेंस लगाने का काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल। दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले ये काम करेगा। जैसे ही कोई भी पैथोजन आएगा, सबसे पहले लार्ज अमाउंट के अंदर जो पहुंचने वाले सेल होंगे वो कौन होंगे, न्यूट्रोफिल। काम करने का तरीका क्या है इसका, सपोज करो ये पैथोजन है और ये रहा आपका न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा, इस पैथोजन को एंगल्फ कर लेगा अपने अंदर और फिर इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस बेसिकली क्या है, एंगल्फ करना, किसको, पैथोजन को, उसको किल कर देना। तो इसको सेल ईटिंग भी कह रहे हो, ये सेल खा रहा है इसको। तो फैगोसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज सेल ईटिंग। ये काम किसने करा, ये काम करा आपके न्यूट्रोफिल ने। नेक्स्ट आता है आपका मोनोसाइट।
मोनोसाइट अब ये कैसे फंक्शन करते हैं? मोनोसाइट क्या करता है? मोनोसाइट आपके ब्लड के अंदर रहता है, ठीक है ना, और ये ब्लड के अंदर रह करके क्या करता है, डायरेक्टली क्या करेगा, किलिंग का काम करता है ये भी, ठीक है। लेकिन कई बार ये किस में पहुंच जाता है, टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर क्या बन जाता है, मैक्रोफेज। तो इन दोनों को तो अपन ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नहीं तो बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में। इन तीनों के फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए। तीनों का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तीनों कहाँ बने, ये तीनों का तीनों फॉर्मेशन हुआ है आपकी रेड बोन मैरो में, ब्लड के साथ, ठीक है ना। कितना लाइफ स्पैन होगा इनका, इन सब का लाइफ स्पैन 4 से 5 घंटे, ठीक है ना। 4 से 5 घंटे जब ये बने हैं, बोन मैरो से बाहर निकल गए, तो 5 घंटे तक ये क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, और उसके बाद भी अपने आप इनकी क्या हो जाएगी, डेथ। यानी कि लगातार जैसे ही इनका प्रोडक्शन होता है, ये बॉडी के अंदर अपना फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो लाइफ स्पैन कितनी हो गई इसकी, दैट इज 4 to 5 आवर, ठीक है ना। तो 4 से 5 घंटे तक ये क्या करेंगे, ब्लड के अंदर फ्लो करेंगे, उसके बाद में इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के क्या करेंगे, फंक्शंस करेंगे, ओके क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। यस बेटा, नेक्स्ट इज द न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का एक फंक्शन ये और है कि ये किस में हेल्प करता है, सेक्स डिफरेंशिएशन में, या फिर आप इसको कह सकते हो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, दैट इज हेल्प इन सेक्स डिफरेंशिएशन। कैसे ये हेल्प करता है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल सेल के अंदर, ये न्यूट्रोफिल का सेल है, इसके अंदर मल्टीलोब न्यूक्लियस है, आपको मालूम है कि मल्टीलोब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सपोज करो ये है, इस तरह से मल्टीलोब न्यूक्लियस है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स के साथ साथ में क्या प्रेजेंट है, ये ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, ये दोनों ग्रेन्यूल्स, एसिड ग्रेन्यूल्स और बेसिक ग्रेन्यूल। इसके साथ साथ में एक स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज द बार बॉडी। क्या कहते हैं हम इसको, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द बार बॉडी। बार बॉडी बेसिकली क्या है, एक ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है ये, ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। अब आप देखिए, ये बार बॉडी सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है, दैट इज 2 एक्स क्रोमोसोम से ही ये बार बॉडी क्या होगी, एसोसिएटेड। और 2 एक्स क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि मेल के अंदर एक्स और वाई है, तो यहाँ पर बार बॉडी क्या होगी, एब्सेंट। प्लीज रिमेंबर, बार बॉडी इज एब्सेंट बिकॉज बार बॉडी की सबसे बड़ी नीड और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके पास में 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, क्लियर। तो ये न्यूट्रोफिल का स्पेशल फीचर था कि इसके साथ में आपको बार बॉडी भी मिलेगी। ये तो इजीली हेल्पफुल है किसके अंदर, सेक्स डिफरेंशिएशन के अंदर, कि आप मेल और फीमेल को जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द ब्लड, दैट कैन बी पॉसिबल। ओके, अब इनका लाइफ टाइम आपको मालूम है, मैंने आपको कितना बताया था, 4 to 5 आवर। कब, जब ये किसके अंदर होंगे, ब्लड के अंदर। कब होगा, when they are present in the blood। लेकिन अगर यही किसके अंदर आ गए हैं, that is in tissue। सपोज करो ब्लड से ये किस में आ जाते हैं, टिश्यू के अंदर, तो इनका टाइम पीरियड क्या आ जाता है, 4 to 5 days। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस। यस, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं अपने मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के फंक्शंस में। ओके, मोनोसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मोनोसाइट किसका काम करते हैं, एक्चुअली मोनोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है, स्कैवेंजर्स। दे आर व्हाट, स्कैवेंजर्स, ठीक है ना।
मोनोसाइट आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्लड से कई बार ये ट्रांसफर होकर कहां पहुंच जाते हैं, टिश्यू के अंदर। प्लीज रिमेंबर, मोनोसाइट कहां प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर, लेकिन ये ट्रांसफर होकर कहां पहुंच गए, टिश्यू में। जब ये टिश्यू में आएंगे, इनको मोनोसाइट के नाम से नहीं बुलाया जाएगा, इनको किस नाम से बुलाया जाएगा, दैट इज मैक्रोफेज। यानी कि मैक्रोफेज कुछ नहीं है, मैक्रोफेज मोनोसाइट ही है जो ब्लड से ट्रांसफर हो गया है किसके अंदर, टिश्यू में। सो व्हाट इज मैक्रोफेज, मैक्रोफेज आर मोनोसाइट विच ट्रांसफर फ्रॉम ब्लड एंड सेटल इन टिश्यू। क्लियर। तो अब आप देखिए, अगर मैं कहती हूं कि मोनोसाइट की जो एज है, दैट इज एज की बात करती हूं, तो वो क्या है, 10 to 20 आवर्स तक ये क्या कहते हैं, ब्लड में जिंदा रहेंगे। ठीक है ना। इनका लिविंग टाइम पीरियड कितना है, 10 से 20 घंटे। लेकिन अगर ये किसके अंदर चले जाते हैं, टिश्यू के पास चले जाते हैं, तो इनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 10 to 20 डेज हो जाएगा। क्लियर। और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, स्कैवेंजर तो है ही ये। स्कैवेंजर मींस बॉडी के अंदर कहीं पर भी डेड सेल होगी, सपोज करो न्यूट्रोफिल की डेथ हो गई आफ्टर 4 to 5 आवर, ठीक है ना, बेसोफिल की डेथ होगी आफ्टर 4 to 5 आवर। अब ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इनको लेके कौन जाएगा, इनको ले जाने का काम कौन करेगा, मोनोसाइट। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स। दे आर स्कैवेंजर्स, दे हेल्प इन क्लीनिंग द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर से डेड सेल को निकालने का काम कौन करता है, कौन काम करेगा डेड सेल को रिमूव करने का, दैट इज स्कैवेंजर्स, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट आपकी बॉडी से डेड सेल निकालेंगे, डेड एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन वाले सेल निकालेंगे, तो और बॉडी क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे। ठीक है ना। लेकिन जब ये टिश्यू के अंदर पहुंच गए, तो आपने इसको क्या कहा, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज और मोनोसाइट का काम करने का तरीका वही रहेगा जो न्यूट्रोफिल का था, दैट इज फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक मीन्स सेल ईटिंग। ठीक है ना। तो ये सेल ईटिंग की तरह काम करेगा, अपने दुश्मन को एंगल्फ कर लेगा। सपोज करो ये पैथोजन है और ये सेल है, तो ये इसको क्या करेगा, अपने अंदर लेके क्या कर देगा, खत्म कर देगा, इसको एंगल्फ कर देगा। दिस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। तो मैक्रोफेज जो है बेसिकली क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस का ही फंक्शन करते हैं, इसलिए मोनोसाइट को एक और नाम से बुलाया जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है बेटा, न्यूट्रोफिल। लेकिन अगर मैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करूं, कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपकी बॉडी के अंदर क्या है, दैट इज नथिंग बट द मोनोसाइट। ओके। अब अपना लास्ट जो सेल बचा है कौन सा वाला, दैट इज लिम्फोसाइट। तो प्लीज रिमेंबर, लिम्फोसाइट वही सेल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने का क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। क्या काम करेंगे आपकी बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज बनाने का काम करेंगे। तो लिम्फोसाइट, आप ये कह सकते हो कि लिम्फोसाइट वो सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर जिनकी एज सबसे ज्यादा है। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन किसका है बेटा, लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल बनेंगे लिम्फोसाइट से, वो सेल या तो किसमें जाएंगे, बोन मैरो में, या फिर कहां जाएंगे ये, दैट इज इन थाइमस। कहां चले गए ये, थाइमस। थाइमस एक ग्लैंड है जो कहां प्रेजेंट होता है, आपका ये जो मीडियास्टिनम प्लेस है, इस मीडियास्टिनम प्लेस के पास में आपका जो हार्ट है, हार्ट के बस नीचे की साइड में कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज द थाइमस ग्लैंड। अगर लिम्फोसाइट बनते हैं तो लिम्फोसाइट इन दोनों के अंदर क्या चलेंगे, मैच्योर होने के लिए जाएंगे। फॉर द मैच्योरेशन, लिम्फोसाइट फॉर द मैच्योरेशन यूज्ड 2 ऑर्गन्स, यानी कि अपने आप को मैच्योर करने के लिए वो इन ऑर्गन के पास में गए। तो जो लिम्फोसाइट इसके पास में आए, जो बोन मैरो में आए, उसको आपने क्या कहा, बी लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट
थाइमस के पास में गए मैच्योर होने के लिए, आपने उनको क्या कहा, टी लिम्फोसाइट। ये वही सेल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। ये डायरेक्टली एंटीबॉडीज नहीं बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाने से पहले ये क्या बनाते हैं, प्लाज्मा सेल। एक्चुअली ये वही प्लाज्मा सेल्स है जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करेगी। तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, लिम्फोसाइट फॉर्म्स द प्लाज्मा सेल एंड प्लाज्मा सेल्स फॉर्म्स एंटीबॉडीज। क्लियर? तो लिम्फोसाइट ही प्लाज्मा सेल का निर्माण करते हैं जो आगे चलकर क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। और आपको मालूम होगी आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइप की एंटीबॉडीज हैं, अल्फा, बीटा एंड लास्ट इज द गामा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी वाली चैप्टर के अंदर। इम्यूनोलॉजी चैप्टर है आपका 12th के अंदर, उसमें। तो एंटीबॉडी बेसिकली कितने टाइप की है, जनरल आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। These are the 3 type of antibody which help in the defensive mechanism. जब हम एज की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड फ्यू आवर से लेकर फ्यू मंथ से लेकर फ्यू ईयर्स तक का हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बचपन में जो आपको वैक्सीन लगी है, उस वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बनी हैं वो थ्रू आउट द लाइफ काम करती है। आपको डीपीटी का इंजेक्शन लगा और डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, इनकी एंटीबॉडीज आपके थ्रू आउट लाइफ लॉन्ग, जब तक आप मरते हो तब तक क्या करेगी, फंक्शन करेगी। तो आप क्या कहोगे कि यस भाई, एंटीबॉडीज जो हैं वो कितनी है, बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड की है, यानी कि बहुत सालों की। ठीक है, तो कुछ इंजेक्शंस, कुछ वैक्सीन्स जो आपको अर्ली जो है बर्थ के बाद लगते हैं, इन्फेंट स्टेज में लगते हैं, वो सारे के सारे फ्यू इयर्स तक के होते हैं। नॉट द फ्यू इयर्स बट द होल लाइफ। तो ये होल लाइफ के लिए है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सबसे लार्जेस्ट लाइफ स्पैन किसका पाया जाता है, लिम्फोसाइट का। कोई भी वैक्सीन ले लीजिए आप, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, इसका आप इंजेक्शन एक बार लेते हैं और लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर थ्रू आउट द लाइफ ये काम करेगा। दूसरा, अगर आप मीजल्स, मम्स और क्या कहते हैं ये रुबेला का अगर आप लेते हैं इंजेक्शन, ठीक है ना, वैक्सीन मम्स की और मीजल्स की, ये भी आपके थ्रू आउट द लाइफ क्या करती है, काम। एक ही बार आपने बचपन में टीका लिया और उस टीके के बाद में लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर उसने थ्रू आउट द लाइफ आपका साथ निभाया। दे आर नथिंग बट द लिम्फोसाइट। क्लियर बेटा? तो लिम्फोसाइट होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट अपन लेंगे दैट इज द थ्रोम्बोसाइट। ओके, यस बेटा, our last cell type, blood cell type is thrombocyte. Thrombocyte, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट अपना था आरबीसी, सेकंड है अपना डब्ल्यूबीसी और थर्ड जो है थ्रोम्बोसाइट, दैट इज नोन एज द प्लेटलेट्स। इनका नंबर कितना होता है, 1,50,000 to 3,50,000 से पर मिलीमीटर क्यूब। तो आप देखिए इनका नंबर क्या है, 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच के अंदर इसका क्या पाया जाता है, नंबर काउंट पाया जाता है। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। नंबर 1 क्या है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड। डब्ल्यूबीसी कैसे पढ़े थे आपने, न्यूक्लिएटेड। ये कैसे हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल, दे आर नॉट द सेल, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल। बोन मैरो के अंदर एक सेल पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट। बोन मैरो हैव ए सेल, bone marrow have a cell called mega, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, मेगा मीन्स लार्ज, कैरियोसाइट। इस मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट्स हैं कौन, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। दे आर नॉट इट सेल,
इन रियल फेस दे आर नॉट ए सेल, ये सेल के टुकड़े हैं, हमने उनको क्या कह रखा है, प्लेटलेट्स। दे सेल नहीं होते, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो कलरलेस, ठीक है ना। प्लीज रिमेंबर दे आर कलरलेस बिकॉज इसके पास में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, जैसा पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर। टाइम पीरियड कितना है, कितनी देर तक ये जिंदा रहते हैं, तो ऑलमोस्ट अ वीक, एक सप्ताह का जो है इनका क्या है, लाइफ स्पैन। 1 वीक, क्या है 1 वीक, दैट इज द लाइफ स्पैन। तो पूरा लाइफ स्पैन इसका क्या है, 1 वीक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज कंप्लीटेड थ्रू दिस, दैट इज थ्रोम्बोसाइट इज ब्लड क्लॉटिंग। ये हेल्प करता है किसके अंदर, ब्लड क्लॉट में, ताकि आपका ब्लड जो है कभी भी एक्सीडेंट के बाद में ज्यादा फ्लोट ना हो, वहां पर क्लॉटिंग बन जाए, थक्का बन जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। सो इसका मेन फंक्शन क्या है, दैट इज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल करता है, इसका नाम भी थ्रोम्बोसाइट है। ब्लड क्लॉट मींस थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉटिंग का ही मतलब क्या होता है, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसिस, इसी को आप क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्लियर बेटा, तो ये थ्रोम्बोसिस है, हेल्प करता है किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो ये आपके थ्रोम्बोसाइट जो अपना लास्ट सेल रह गया था किसका, ब्लड का, तो हमने पूरा ब्लड जो है कंप्लीट कर लिया है। आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि अगर किसी पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल डेंगी डिजीज आपने पढ़ी होगी, तो डेंगू के अंदर, वैसे इसको डेंगी कहते हैं, डेंगू के अंदर जो है क्या होता है, स्पेशली क्या कम हो जाता है, कौन से सेल्स कम हो जाते हैं, दैट इज प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, इनके अंदर डिक्रीज हो जाते हैं, इस वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है डेंगी के केस में। ओके, सो दिस इज द लास्ट सेल दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट। तो अपना थ्रोम्बोसाइट होता है कंप्लीट, और अपने ब्लड ऑलमोस्ट ऑल सेल हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज नोन एज द ब्लड ग्रुपिंग, ABO सिस्टम। ओके बेटा, क्लियर, थैंक यू। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर कोई डाउट आते हैं तो आप प्लीज उसको टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके बेटा, थैंक्स।